Hello student, today we will discuss about a topic pneumonia, which is a condition of respiratory system. So first of all, definition. What is the definition of pneumonia? An inflammatory process in lung parenchyma usually associated with a marked increase in interstitial and alveolar fluid. मतलब एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है। अगर आप सिंपल शब्द में बोलें, सिंपल वर्ड्स में, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। अगर कोई लंग पैरेन्काइमा में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो उससे क्या होगा, एल्वुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो उसका इंटरस्टिशियल स्पेस है वो भी बढ़ जाएगा और साथ में उसमें एल्वुलर फ्लूइड, जो एल्वुलाई में जो फ्लूइड है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन होता है। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, राइट साइड जो लंग है उसमें देखो एल्वुलाई में कितना फ्लूइड बढ़ चुका है। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है। इटियोलॉजी देखें तो बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, फंगल एजेंट एंड प्रोटोजोआ, ये सारे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है। एस्पिरेशन ऑफ फूड, फ्लूइड्स या वॉमिटर्स अगर आप कर लेते हैं तो वो भी निमोनिया कॉज कर सकता है। अगर आप कुछ फॉरेन बॉडी से एस्पिरेट कर रहे हैं। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक कॉजेटिव केमिकल, स्मोक, डस्ट, अगर आपको एलर्जी है और आप ये एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो भी आपको निमोनिया हो सकता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा है तो भी निमोनिया हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। एडवांस स्टेज, ज़्यादातर एडवांस स्टेज में होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं लगातार तो रिस्क है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर आपको बार बार होता है तो भी रिस्क होता है। ट्रैकियल इंट्यूबेशन अगर कर रखा है किसी पेशेंट का, उसे चांसेस हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी है तो भी चांसेस है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी अगर आप ऐसे कुछ ले रहे हैं तो आपको निमोनिया का चांस हो सकता है। नॉन फंक्शनल इम्यून सिस्टम, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो माल न्यूट्रिशन, अगर आप माल नरिश्ड हैं तो आपको सारी डिसीज़ से इन्विटेशन है एक तरह से। डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको एक्सपेक्टेरिन या प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। क्रोनिक डिसीज स्टेट, अगर आपको कोई क्रोनिक डिसीज है जैसे कि टीबी, तो आपको निमोनिया हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप लगातार सिगरेट या स्मोकिंग करते हो तो। रीसेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड, लायरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा अगर आपको हुआ है तो निमोनिया का चांस रहता है। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, क्योंकि आपको स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, पार्किंसन डिसीज़ है या अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, तो इस चांस में रहता है कि आप एस्पिरेट कर जाएं, है ना। पेशेंट नहीं समझता है, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। क्रोनिक लंग डिसीज, COPD, ब्रोंकिएक्टिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह है तो निमोनिया हो सकता है। सेरेब्रल पाल्सी है तो भी हो सकता है। अदर सीरियस इलनेस जैसे कि हार्ट डिसीज, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़, मेलाइटिस वगैरह तो भी हो सकता है। एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, अगर आपको एलर्जी है पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से आप एक्सपोज हो रहे हैं तो। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे अल्कोहलिज्म, ड्रग ओवरडोज कर लेता है कोई, जनरल एनेस्थीसिया कोई ले रहा है उसका, अगर उसको एलर्जिक है, सीजर डिसऑर्डर है उसे, तो हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस सब्सटेंस, अगर आप ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं तो भी हो सकता है। रिसाइडिंग इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो भी हो सकता है। लिविंग इन अ नर्सिंग फैसिलिटी, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिमेंशिया, स्ट्रोक वगैरह न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ऐसे पेशेंट को एस्पिरेट करने का चांसेस रहता है। अगर आपको कोई सर्जरी या ट्रॉमा हुआ है रिसेंटली तो भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है या वीक है, आपका इम्यूनोसप्रेसिव कोई दवाई ले रहे हो उसकी वजह से, या आपका ऑलरेडी वीक है, तो भी आपको निमोनिया का चांसेस रहता है। निमोनिया के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ न्यूमोकोकल निमोनिया,
जो कि होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे कि हाई फीवर रहेगा, स्टैबिंग प्लूराइटिस, चेस्ट पेन रहेगा, जैसे कोई मार रहा है आपको, चेस्ट पे कोई चाकू मार रहा है, इस तरह का पेन होगा। मैलिस रहेगा आपको, वीकनेस, WBC काउंट एलिवेट रहेगी, टैकिकार्डिया होगा, डिस्निया होगा और ब्लड स्ट्रीक प्यूरुलेंट स्पूटम जैसा आएगा। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया, मतलब ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर देखें तो फीवर विद मल्टीपल चिल्स, अगर आपको फीवर आ रहा है तो चिल्स भी होंगे। हाँ, प्लूराइटिक पेन होगा आपको, रेल्स होगी, रेल्स एक साउंड जैसा होता है, आपको साउंड ऐसे आएगी। डिक्रीज ब्रीथ साउंड आपकी कम हो जाएगी। एलिवेटेड WBC काउंट, डिस्निया, ब्लड स्ट्रीम प्यूरुलेंट स्पूटम होगा आपको। इन्फ्लुएंजल निमोनिया, ये क्या होता है? ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। साइन एंड सिम्टम्स हाई फीवर रहेगा, स्टैबिंग पेन ही रहेगा, मैलिस, वीकनेस, एलिवेटेड WBC, टैकिपेनिया, डिस्निया और ब्लड टिंक्ड प्यूरुलेंट स्पूटम आएगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि क्लैप्सिला निमोनिया, इसमें फीवर रहेगा विद चिल्स के साथ, प्लूराइटिक पेन रहेगा, रेल साइनोसिस इसमें रहता है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लैप्सिला रहता है और इसमें WBC काउंट बड़ा रहेगा, डिस्निया रहेगा और ब्लड स्ट्रीक प्यूरुलेंट स्पूटम आएगा। फिर एनोरेबिक बैक्टीरियल निमोनिया होता है जो कि नॉर्मल ओरल फ्लोरा, आपको गंदी स्मेल जैसे आती है इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है, लो ग्रेड फीवर आएगा, हाइपरटेंशन, क्लैकल साउंड आएगा, साइनोसिस होगी, WBC बड़ा होगा, डिस्निया होगा, फाउल स्मेलिंग रहेगा, प्यूरुलेंट जो आपको स्पूटम आ रहा है पस वाला उसमें फाउल स्मेल रहेगी और टैकिकार्डिया रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ लीजियोनाइस डिसीज़, जो कि होती है लीजियोनेला निमोफिला से। फीवर, प्लूराइटिक पेन, नोशिया, कन्फ्यूजन और WBC पड़ा रहेगा, डिस्निया, ब्लड ड्रिंक, स्पूटम के कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होगा तो वो माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर स्लोली राइजिंग फीवर होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। हेडेक, माइल्डिया, माइलेज, WBC काउंट बढ़ा रहेगा, स्कैन, म्यूकोइड, स्पूटम होगा। वायरल निमोनिया है तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस से हो सकता है जिसके अंदर फीवर बहुत हाई रहेगा, हेडेक रहेगा, डिस्निया, माइल्जिया नॉर्मल, स्लाइटली WBC स्लाइटली बड़ा रहेगा, वैसे तो नॉर्मल होगा, म्यूकोइड, स्पूटम होगा और नॉर्मल ब्रीथ साउंड आएगी। एस्पिरेशन निमोनिया है तो एस्पिरेशन की वजह से हो जाए, देखिए गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आपने कोई एस्पिरेट कर लिया है और उसके मेन क्लिनिकल फीचर होता है वो टैकिपीनिया होता है। फिर इसमें एपनिया, साइनोसिस, हाइपोटेंशन, लिकोसाइटोसिस हो सकता है, एडवेंटिशियस लंग साउंड आ सकती है और फीवर भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर कॉमनली देखें तो फीवर है, जिस सबके अंदर फीवर आया है, चिल्स हो सकता है, स्वेट्स, आपको स्वेटिंग होगी, प्लूराइटिस, चेस्ट पेन होगा, कफ आएगा जो प्रोडक्टिव होगा, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, हिमोप्टाइसिस होगा, डिस्निया, हेडेक एंड फैटिक होगा। ठीक है, ये सारे जो साइन सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, लंग में क्या क्या होगा, मस्कुलर में क्या क्या होगा, जॉइंट में क्या होगा, गैस्ट्रिक में नोजिया, वोमिटिंग होगा, हार्ट में हाई फीवर, हार्ट रेट रहेगी, वेस्कुलर में लो ब्लड प्रेशर रहेगा, सेंट्रल में हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और मूड स्विंग वगैरह रहेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो चेस्ट एस्कल्टेशन कर सकते हैं, आपको साउंड सुनाई देगी, स्पूटम कल्चर एनालिसिस करो, सेंसिटिविटी टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया से हुआ है, फंजाई से हुआ है, या ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव है या वो कोई वायरस है, तो आपको पता लग सकता है। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं जिसके अंदर ट्रांसक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी एस्पिरेशन या बायोप्सी करते हैं हम। स्किन टेस्ट करते हैं हम, ब्लड एंड यूरिन कल्चर कर सकते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन लेवल एनालिसिस होता है क्योंकि साइनोसिस है तो उसमें O2 लेवल कम आएगा, आप ABG कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो बेस्ड ऑन इफेक्ट एरिया, अगर आप एरिया के हिसाब से करना चाहें तो सेगमेंटल निमोनिया हो सकता है, लोबर निमोनिया होता है, बायलेटरल निमोनिया होता है, या अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड एरिया। अगर एक लोब है तो लोबर निमोनिया है, अगर सेगमेंट है तो सेगमेंटल है, अगर दोनों तरफ की है बायलेटरल साइड की तो निमोनिया।
ठीक है। बायलेटरल निमोनिया, बेसिस ऑफ लोकेशन एंड रेडियोलॉजिक अपीयरेंस देखें तो ब्रोंकोपीनिया हो सकता है, इंटरस्टिशियल में हो सकता है तो इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, एल्वुलर में अगर एल्वुलाई में तो एल्वुलर निमोनिया जिसके अंदर हम एसिनार बोलते हैं, और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर करेंगे, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब वो डिपेंड करेगा कौन सा बैक्टीरिया निकला है तो उसका फिर उस हिसाब से मेडिसिन दिया जाएगा। रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे क्योंकि हमें पता है कि टैकीपीनिया हो रहा है उसे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन क्योंकि पेशेंट साइनोसिस में जा रहा है। ब्रोंकोडायलेटर देंगे क्योंकि कफ ज़्यादा हो रहा है तो उस ब्लॉकेज कर देगा एरिया, तो उसे डिस्निया हो रहा है इसलिए ब्रोंकोडायलेटर देंगे। पोस्चरल ड्रेनेज करेंगे हम लोग। चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि कफ बाहर आए। ट्रैकेल सक्शनिंग करेंगे, अगर ट्रैकेल सक्शनिंग है तो ट्रैकेल सक्शनिंग करो। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो क्योंकि उसका मालनरिश्ड पेशेंट है तो न्यूट्रिशन सपोर्ट दो। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे। फ्लूइड जितना हो सके पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे ताकि वो कफ है वो थिक ना रहे। अगर कफ थिक है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमें उसे थिक नहीं करने देना है, उसे कम थिक करना है, तो इसलिए हमें पतला करना है कफ को ताकि इजीली बाहर आ जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करेंगे तो इसका कुछ डायग्नोसिस है जैसे कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन एंड वीक कफ, तो उसके लिए हम करेंगे। फिर इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू टैकीपीनिया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज oxygen level for metabolic demand, deficient fluid volume related fever, diaphoresis and mouth breathing, imbalanced nutrition less than body requirement related to dyspnea, pain related frequent coughing। तो इसका हम लोग इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन हो रही है क्योंकि माउथ ब्रीथिंग एंड फ्रीक्वेंट कफिंग हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट करना है हमें। अगर आपको देख रहे हैं कि अगर एयरवे नहीं क्लियरेंस नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करो, आप उसका ब्रोंकोडायलेटर वगैरह दो, पेशेंट को हाइड्रेट करो, कफ एक्सपेक्टेरेंट वाली दवाइयाँ दो और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, है ना। फिर ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन दे सकते हैं क्योंकि उसे टैकीपीनिया हो रहा है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है तो ऑक्सीजन लेवल देंगे क्योंकि उसका ऑक्सीजन की वजह से उसको वीकनेस आ रही है। फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो उसे दो क्योंकि डायफ्राम स्वेटिंग की वजह से उसका पूरा फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है। न्यूट्रिशन कम है तो उसे न्यूट्रिशन दो, हाई प्रोटीन डाइट वगैरह दो, बैलेंस डाइट दो। फिर पेन है तो पेन कम करना है। फिर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक उसे ट्रीट नहीं किया जाए, एम्पाइमा हो जाएगा, लंग एब्सेस हो सकता है उसमें। These are infrequent but serious complication of pneumonia. They occur when pocket of pus form inside or around the lung. They may sometime need to be drained with surgery. तो ये हमें नहीं होने देना है। Sepsis, a condition in which there is uncontrolled swelling, inflammation in the body, which may lead to organ failure. तो sepsis हो सकता है अगर आप नहीं ट्रीट करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक अगर वो रहा तो कफ रहा तो स्वेलिंग कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है जो सीवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ तो आपको ARDS होगा। निमोनिया एट अ ग्लांस, निमोनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन दैट कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर हम शॉर्ट वो देखें तो बैक्टीरिया वायरस से होता है। अगर सिम्टम्स देखें तो कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, फीवर, शार्प चेस्ट पेन होता है, इंस्पिरेशन ब्रीथिंग होती है ना, उसमें पेन होता है। निमोनिया इज सस्पेक्टेड व्हेन अ डॉक्टर हियर्स एबनॉर्मल साउंड, है ना, हम अगर स्कल्टेट करेंगे तो हमें एबनॉर्मल साउंड दिखेगा और कंफर्म करना है तो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करना है। बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्पूटम कल्चर, अगर आपको बैक्टीरिया पता लगाना है तो। थैंक यू, दैट्स अ शॉर्ट टॉपिक निमोनिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।